नमस्कार बच्चों, सिंपलीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। ठीक है, जो अपनी लास्ट 3 इयर्स में आई है अभी तक। देखिए, पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर 5 मार्क्स और फिर केस स्टडीज। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्क्स का आया है अपना 2024 में, वो ये है, नेम द मूवमेंट्स दैट अकर ऑल अलोंग द गट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ जी बच्चों, मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? जब हमारी गट में जो फूड है वो नीचे नीचे पुश हो रहा है, वो किन मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है? उसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या फिर पेरिस्टाल्सिस। हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन? उनका डाइजेशन में किस तरीके से रोल है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर टू बी डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली। हमें पता है जो हमारी गट होती है उसमें बहुत सारी मसल्स हैं। ये मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। और फूड को क्या करती है बच्चों? फूड को ये नीचे 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 पुश करती हैं। और जैसे जैसे फूड नीचे पुश होगा हमारी गट में, एलिमेंट्री कैनाल में, अलग अलग ऑर्गन के अंदर फूड एंटर करेगा और वहां पर डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं और फूड को फाइनली क्या करते हैं बच्चों? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारे फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, वेयर इज द बाइल जूस स्टोर्ड इन द बॉडी? हाँ जी, बाइल जूस जो है बनता है अपने लीवर में, और जो बच्चों स्टोर होता है बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में। ये बात ध्यान रखनी है। लिस्ट 2 रोल्स ऑफ बाइल जूस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बाइल जूस के 2 इंपॉर्टेंट रोल क्या है? पहला इंपॉर्टेंट रोल है इमल्सिफिकेशन फैट, और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है ये पीएच को या मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट इजीली और वर्क इजीली और एफिशिएंटली। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो हमें ध्यान रखना है बाइल जूस किस ऑर्गन के अंदर बनता है। तो बनने वाला जो ऑर्गन है वो है अपना लीवर, और ये जो बाइल जूस है ये अपना जो स्टोर होता है वो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर भी एक ऑर्गन है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीवर। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए लीवर अपना ट्रायंगुलर, और इस तरीके से गॉल ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको रीजंस देने हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है आपका, एल्वियोली इन लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। हाँ जी, क्या सिग्निफिकेंस है या क्या रीजन है? टू फैसिलिटेट एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए यहां पर आपको कीवर्ड्स लिखे गए हैं, इन लाइंस को आप और एक्सप्लेन करके अपनी तरीके से लिख सकते हैं, बट ये आंसर में होना चाहिए। ठीक है, एल्वियोली में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, उनका फंक्शन होता है एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरीके से ये हमारी एल्वियोली है, ये ब्लड वेसल्स है। जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन इनमें फेंका जाएगा, और CO2 को जो है वो बाहर एक्सहेल आउट कर दिया जाएगा वाया एल्वियोली। ठीक है, सेकेंड पार्ट है बच्चों, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन नॉट CO2। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है अपना? हीमोग्लोबिन। वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्यों टेकअप करता है, CO2 को टेकअप क्यों नहीं करता है? क्योंकि बच्चों हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होती है। CO2 की एफिनिटी किसके ज्यादा लिए होती है? वो ज्यादा होती है वाटर के लिए। इसका मतलब CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है मेनली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, और बच्चों जो अपनी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है मेनली विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2 इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो 3 कार्बन का कौन सा मॉलिक्यूल बनता है बच्चों? हमें पता है ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन, इथेनॉल में होते हैं 2 कार्बन, और अपने लैक्टिक एसिड में होते हैं 3 कार्बन। तो यहां पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती है, और यहां पर लैक्टिक एसिड अपना बन जाता है मसल्स के अंदर, और ये क्रैम्प्स कॉज करता है। ठीक है, तो आपसे रीजन पूछा गया है कि एनारोबिक कंडीशंस में 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो क्यों बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनती है? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुवेट होता है वो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो कभी भी CO2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता। वो क्या बनाता है? वो बनाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये रीजन हो गया बच्चों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहले पार्ट में पूछा गया है, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद लार्ज बॉडी साइज? हाँ जी बच्चों, क्यों चाहिए? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हर एक सेल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है एयर के या फिर एटमॉस्फेयर के, इसलिए उन्हें बहुत ही स्पेसिफिक पिगमेंट की जरूरत है जिसकी हेल्प से यहाँ पर
ऑक्सीजन जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये किसमें होता है बच्चों? डिफ्यूजन जो है वो काम करता है अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो ये चल जाता है क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी सेल का जो सरफेस होता है वो होता है इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वहां चलता है, लेकिन हमारे अंदर ये नहीं चल पाता है। इसीलिए सेकंड पार्ट में पूछा गया है बच्चों, रीजन देना है आपको। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। हाँ जी, थ्रोट में क्या इंपॉर्टेंस है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की? ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं ट्रैकिया को, और टू इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ट्रैकिया एक ट्यूब होती है बच्चों, उसके ऊपर इस तरीके से सी शेप के रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ताकि हमारा ट्रैकिया जो है वो बिल्कुल ही आपस में कोलैप्स ना हो जाए। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से चिपक ना जाए ट्रैकिया, एयर फ्लो उनके उसके अंदर क्या हो रहा है, हमेशा बना रहे, इसीलिए यहां पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। लास्ट पार्ट में पूछा गया बच्चों, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्यों? लंग्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम। वो होता है 1100 से 1200 ml, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है बच्चों? ये इंश्योर करता है कि ताकि देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। अगर मान लीजिए आपकी एल्वियोली के अंदर एयर नहीं होगी तो क्या होगा? एल्वियोली जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपस में चिपक जाएंगे, है ना। जिस तरीके से बलून में से अगर एयर निकाल देते हैं क्या हो जाता है? पूरा का पूरा बलून जो है वो कोलैप्स कर जाता है। तो आपकी एल्वियोली इस तरीके से कोलैप्स कर जाएंगी। मान लीजिए ब्लड में जो टिश्यूज से ब्लड आ रहा है, CO2 भरी हुई है उसमें, वो वेट कर रहा है वहां पर खड़ा हुआ एल्वियोली के लिए। इसीलिए बच्चों कभी वेट ना करना पड़े, हमेशा ऑल द टाइम आपका जो एक्सचेंज है ये चलता रहे, इसलिए एल्वियोली के अंदर जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml हमेशा प्रेजेंट होता है, ताकि आपका एफिशिएंट एक्सचेंज ऑलवेज चलता रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड है कि रेजिडुअल वॉल्यूम की ह्यूमन बींग्स के लंग्स में क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का के बहुत सारे सब पार्ट है। थर्ड सब पार्ट है द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। हमें पता है क्यों होता है बच्चों ऐसा, ताकि हमारी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। नॉर्मल हमारी डायफ्राम इस तरीके से होती है और ये होती है हमारी रिब्स इस तरीके से, ये रिब्स है और ये है बच्चों हमारी डायफ्राम। लेकिन जब हमें एयर को इनहेल करना पड़ता है बच्चों, तो हम डायफ्राम को फ्लैट करते हैं और रिब्स को करते हैं रेज। क्यों? ताकि हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो बड़ी हो जाए और उसमें लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से एयर जो है वो बाहर हाई प्रेशर से अंदर एंटर कर जाए, तो ये रीजन है। लास्ट पार्ट में पूछा गया है बच्चों, वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या जरूरत है? इस तरीके से जो एल्वियोली होती हैं उनके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क की क्या जरूरत है बच्चों? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोली, ताकि बड़े आराम से बहुत ही अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए। जो यहां पर ऑक्सीजन भरी हुई है वो आ जाए ब्लड में, और जो यहां पर CO2 भरी हुई है वो चली जाए वापस लंग्स के अंदर, और लंग्स से हो जाए ये एक्सहेल, ठीक है। तो आप इन आंसर्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट जो यहां पर आंसर्स लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं आपके आंसर में होने चाहिए, ये लाइंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रोल ऑफ एटीपी क्या होता है? हमें पता है एटीपी का रोल होता है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या रोल होता है एटीपी का? एटीपी का रोल होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होने वाली है, जिनमें हमें हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, उनको हम कंडक्ट करते हैं एटीपी की हेल्प से। मान लीजिए हमने खाना खाया, खाना खा के हमें रेस्पिरेशन से मिली है एनर्जी, उस एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और बाद में जब हमें जरूरत पड़ती है बच्चों एनर्जी की, उस एटीपी को यूज करके हम अपनी बॉडी की सारी रिएक्शंस कैरी आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों, इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस। एटीपी ब्रेक्स डाउन टू गिव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी which can derive the endothermic processes taking place inside the cell। हम अपनी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस को करने के लिए एटीपी को यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में किसकी वजह से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है? स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस।
हमें पता है प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, हमने लीफ के सेक्शन में पढ़ा हुआ है थ्योरी के अंदर बच्चों, कि जो पेलिसेड और स्पॉन्जी बहुत सारी सेल्स होती है, उनके बीच में बहुत सारा एयर स्पेसेस है। तो एक तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, उनकी वजह से बहुत इजीली गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। और एक बच्चों इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब होता है स्पेस बिटवीन द सेल्स, स्पेस बिटवीन द सेल्स, इसलिए बहुत आराम से गैस एक्सचेंज होता है वहां पर। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, स्टेट द कंडीशंस ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स डिपेंड अपॉन। प्लांट में कौन सी गैस किस डायरेक्शन में मूव करती है, किस डायरेक्शन में उसका डिफ्यूजन होने वाला है, कौन डिसाइड करेगा? दो कंडीशंस है बच्चों, एनवायरमेंटल कंडीशंस डिसाइड करेंगी, डे है कि नाइट है ना, और किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, टेम्परेचर है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सेल की रिक्वायरमेंट किस तरीके की, अगर दिन में है तो दिन में फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी, है ना, तो CO2 को अंदर लेना पड़ेगा। रात है, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, तो स्टोमेटा बंद रखेंगे, ऑक्सीजन CO2 को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन चलता रहता है रात में भी। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है, और रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज होती है वो प्लांट से बाहर निकलती रहती है, उसको हम फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज नहीं करते हैं। तो दो कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, की प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, इन पे डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स क्या है बच्चों? हमें पता है एनिमल्स के अंदर है ग्लाइकोजन और प्लांट्स के अंदर है स्टार्च। प्लांट के अंदर जितनी भी ग्लूकोज बनती है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एनिमल्स के अंदर वही जो शुगर होती है वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया है, how desert plants perform photosynthesis if their stomata remain closed during the day। सवाल ये पूछा गया है बच्चों कि डेजर्ट प्लांट्स जो हैं उनमें किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि हमने पढ़ रखा है कि उनके स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम पे क्लोज होते हैं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, पानी बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा अगर दिन के टाइम पे स्टोमेटा खुलेंगे। तो ऐसा क्या होता है जो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाती है? देखिए बच्चों, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन करते हैं, CO2 अंदर लेते हैं, क्या करेंगे नाइट टाइम में दे विल ओपन देयर स्टोमेटा, और स्टोमेटा को ओपन करके बच्चों CO2 का अपटेक कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे, और बना देते हैं एक इंटरमीडिएट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंटरमीडिएट क्या करता है? जब दिन में डे टाइम आता है और सनलाइट आती है, साथ ही साथ इस सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो इंटरमीडिएट है बच्चों, ये बना देने वाला है अपना एनर्जी सोर्स, मतलब फूड या फिर शुगर। ठीक है, देखिए डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कंपाउंड which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। दिन में स्टोमेटा नहीं खोलेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि इसीलिए हम बोलते हैं कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक के बाद एक नहीं होती है, उनमें बीच में गैप भी हो सकता है बिकॉज ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेयर डज इट टेक्स प्लेस। हमने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना ये सभी रेस्पिरेशन के लिए कॉमन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे हो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज से पायरुवेट जो है या पायरुविक एसिड वो बनता ही बनता है। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के। और ये प्रोसेस कहां होती है बच्चों? ये प्रोसेस होती है अपनी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आपसे जो पहला पार्ट है उसमें 2 सवाल पूछे गए हैं, दोनों का आंसर आपको यहां पर लिखना पड़ेगा केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है, देखिए एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, व्हाई? बिकॉज इससे हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो इसी की हेल्प से हम कंडक्ट करते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकलेगा, जैसे ही एटीपी में से एक फॉस्फेट अलग होता है बच्चों तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज आउट करता है, उसी एनर्जी को यूज करके हमारी बॉडी की जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है वो कंडक्ट होती है। तो आंसर बन जाएगा यहां पर ये बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होता है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द
ब्रीदिंग साइकिल। देखिए क्या मतलब होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है वो एयर जो हमारी लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती है, चाहे हम एयर को कितना ही जबरदस्ती बाहर एक्सहेल आउट कर दें। आपने बहुत जबरदस्ती ऐसे आप अपनी बॉडी से सारी की सारी कोशिश कीजिए कि आप सारी एयर बाहर निकाल दें, लेकिन बच्चों ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। हमारी लंग्स के अंदर जबरदस्ती एक्सहेल आउट करने के बाद भी क्या प्रेजेंट होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है जो होता है 1100 से 1200 ml, और इसी को बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, बचा हुआ मतलब जो हमेशा प्रेजेंट है, आप उसको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हो लंग से, वो हमेशा प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए when air is taken in and let out, the lungs always contain residual volume of air so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. Volume of air, या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, volume of air present in lungs after forceful exhalation. जबरदस्ती एक्सहेल आउट करने के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और बच्चों की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेजिडुअल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस ये है ताकि हमेशा एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहे एल्वियोलर लेवल पर। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप छोड़कर जाओगे नहीं, उनको जरूर पढ़िए बोर्ड्स के लिए, वो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इन सीक्वेंस द स्टेप्स फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या करते हैं बच्चों, पहले एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट को डार्क में रखते हैं ताकि वो अपना सारा का सारा स्टार्च यूज कर ले। फिर क्या करेंगे, एक प्लांट की एक लीफ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लैक पेपर कवर करते हैं। मान लीजिए ये हमारी लीफ है और लीफ को इस तरीके से हम एक ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। अब इस प्लांट को उठाकर हम रख देते हैं सनलाइट में ताकि ये क्या करें, ये फोटोसिंथेसिस करे। अब क्या देखने को मिलता है बच्चों, अब हम देखते हैं, फिर हम वही बेसिक टेस्ट करते हैं। यहां से इस लीफ को उठाएंगे और इसका हम लोग पहले बॉइलिंग वाटर में, फिर बॉइलिंग एल्कोहल में, फिर आयोडीन के साथ हम इसका करते हैं स्टार्च टेस्ट। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जिस पार्ट पर हमने कोई भी ब्लैक पेपर कवर नहीं किया था वहां पर हो जाता है लीफ का ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस पार्ट में लीफ कवर्ड नहीं थी वहां पर बना है स्टार्च, क्योंकि उसी पार्ट ने एब्जॉर्ब करा है सनलाइट को और उसी पार्ट में बन जाने वाला है अपना आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर। और यहां पर बच्चों कोई भी ऐसा कलर देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि इस पार्ट को हमने कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से। जब हम किसी पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद वो पार्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो यहां पर कोई आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं आने वाला है। इस तरीके से आप बाय स्टेप इस एक्टिविटी को लिख सकते हैं। देखिए, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 24 आवर्स, ब्लैक पेपर कवर करने के बाद pluck the leaf, remove the black paper, boil it in alcohol and dip the leaf in iodine solution for starch test. The covered part showed no change in color, indicating that starch has not been produced due to the absence of sunlight. The rest of the leaf turned blue-black, proving that starch is produced during photosynthesis and sunlight is essential for that. ठीक है, यहां पर इन्होंने एक स्टेप दिया हुआ है कि एल्कोहल और वो, आप बॉइलिंग वाटर में भी लीफ को रखेंगे, पहले बॉइलिंग वाटर में रख के उसको डेड करेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेंगे, फिर अल्कोहल में डाल के उसका सारा का सारा क्लोरोफिल रिमूव करेंगे और फिर जिसमें से क्लोरोफिल रिमूव हो गया है उसमें आप करेंगे आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है बच्चों, ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। स्टेप्स आ जाते हैं लिखने के लिए, CO2 भी आया हुआ है एग्जाम में, और एग्जाम में सनलाइट का भी आया हुआ है, और एग्जाम में आपका क्लोरोफिल वाला भी एक्टिविटी आया हुआ है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सक्रीशन। देखिए, एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी वो लाइफ प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इजेशन में हम अपनी बॉडी से फीसिस को रिमूव करते हैं, अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं या वेस्ट को रिमूव करते हैं, और एक्सक्रीशन में हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है।
नेम द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। बच्चों क्या बोलते हैं इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो हमारी किडनी और हमारे ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं। हमें पता है ये है हमारी किडनी और ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्या बच्चों इसका नाम होता है यूरेटर। ये ट्यूब कहलाती है यूरेटर, जो हमारे पास होती है 2 इन नंबर। क्या फंक्शन है इनका? फंक्शन होता है जो यूरिन किडनी ने बनाया है उस यूरिन को एक पैसेज प्रोवाइड करना ताकि वो ब्लैडर तक चले जाए। तो इट सर्व्स एज अ पैसेज फॉर द यूरिन टू मूव फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर तक किडनी से यूरिन को उठाकर ब्लैडर में पहुंचाने का काम होता है बच्चों इन ट्यूब्स का, जिनका नाम है यूरेटर। डन। बहुत कंसाइज होकर आंसर को बहुत प्रिसाइजली बहुत अच्छे से लिखना। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स। हमें पता है जब इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर तो हमारे ग्लोमेरुलस से बहुत ज्यादा वाटर आ जाता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर। तो किस पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा? 2 चीजों पर बच्चों डिपेंड करता है। पहली चीज है कितना पानी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा है और कितना वेस्ट हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना है। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्या है? 2 फैक्टर्स अपने बन जाएंगे। अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी, बॉडी में कितना हमारे एक्स्ट्रा पानी है उस पर डिपेंड करेगा कि रीअब्सॉर्प्शन कितना ज्यादा होना चाहिए कितना कम होना चाहिए। या फिर बच्चों डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट दैट इज देयर टू बी एक्सक्रीटेड, है ना? कितना वेस्ट है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जिसको हमें बॉडी से बाहर फेंकना है। तो इसी पर डिपेंड करता है बच्चों कितना रीअब्सॉर्प्शन हो करेंगी हमारी रीनल टिब्यूल। वाटर को कौन रीअब्सॉर्ब करता है? वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है रीनल टिब्यूल के द्वारा या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स है बच्चों, ये हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेम द फॉलोइंग। देखिए जो पहला पार्ट है बच्चों उसमें पूछा गया है पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस लाइनिंग। हमें पता है हमारे नेजल पैसेज या नेजल कैविटी की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास होते हैं हेयर्स एंड म्यूकस की एक लेयर जिसमें जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं ट्रैप, जहां पे होती है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा नेजल पैसेज। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट विच सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम है ना। डायफ्राम क्या है बच्चों? डायफ्राम एक मसल का बैंड है जो हमारी थोरैसिक कैविटी और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है? सेपरेट करता है। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट बलून लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। क्या आंसर हो जाएगा? एल्वियोली। एल्वियोली आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है द 2 लार्ज एयर पैसेजेस दैट लीड फ्रॉम ट्रैकिया टू लंग्स। हाँ जी, ट्रैकिया से लंग्स में लीड करने के लिए क्या होता है बच्चों? इस तरीके से ये था हमारा ट्रैकिया और इस तरीके से 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंटर करते हैं बच्चों हमारी लंग्स के अंदर। क्या बोलते हैं इन पाइप्स को? इन पाइप्स का नाम होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। तो यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ब्रोंकाई। ये है अपना ट्रैकिया और ये है अपनी लंग्स और ये है ब्रोंकाई। देखिए अगर किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप बच्चों 1 शॉट जाकर देख सकते हैं इस चैप्टर का। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है एक बार 1 शॉट देखिए फिर इन क्वेश्चंस को कीजिए, आपकी बोर्ड्स की बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट है बच्चों, लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स व्हिच मेक इट एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। क्यों? लंग्स के अंदर बच्चों प्रेजेंट होती हैं अपनी बहुत सारी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, और ये एल्वियोली इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इन एल्वियोली के कांटेक्ट में होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। विली का आपको आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजाइनिंग पे कमेंट कीजिए कि क्यों वहां पर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है, तो वहां पर आंसर होगा विली टू इंक्रीज सरफेस एरिया और ब्लड वेसल्स। और यहां पर भी सेम क्वेश्चन आता है, लंग्स में क्या है बच्चों? बहुत सारी एल्वियोली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। हाँ जी, पैरामीशियम अपने फूड को किस तरीके से ऑब्टेन करता है? अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा और पैरामीशियम जो है दोनों ही यूनिसेलुलर है। अमीबा के पास होते हैं सूडोपोडिया, वहां पर जो है इरेगुलर शेप है, कोई भी माउथ लाइक ओपनिंग नहीं है बच्चों। लेकिन अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम के पास एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पॉट होता है बच्चों जिसको कहते हैं गलेट। इस गलेट से ही फूड एंटर कर पाता है, लेकिन अमीबा के अंदर कोई भी ऐसी बहुत स्पेसिफिक ओपनिंग नहीं होती है, वहां पर कहीं भी
फूड एंटर कर सकता है किसी भी पॉइंट से। पैरामीशियम के पास है एक स्पेसिफिक स्पॉट, और पैरामीशियम की बॉडी पर होते हैं बहुत सारे सीलिया। हमें पता है इस तरीके से जो अपना पैरामीशियम होता है और जो इसके सराउंडिंग में जो वाटर होता है, अगर उस वाटर के अंदर फूड प्रेजेंट है तो इन सीलिया का दो फंक्शंस होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं बच्चों, ये सीलिया इस फूड को पुश कर करके और इस तरीके से पहुंचा देने वाले हैं इस स्पेसिफिक स्पॉट पर जिससे फूड अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो सीलिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर फूड का ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ जी, HCl का क्या रोल है? HCl का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये फूड के साथ जो जर्म्स एंटर करते हैं उनको किल करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, और जो हमारा पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव होता है पहले, लेकिन HCl उसको एक्टिवेट भी करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि it creates acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin and also kill microorganisms ingested with food। ठीक है बच्चों, दूसरे पार्ट में पूछा गया ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन क्या करता है? इट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कौन रिलीज करता है ट्रिप्सिन को? ट्रिप्सिन इज रिलीज या सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज। मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक का क्या इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों? हमें पता है हमारी मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है मूवमेंट, और बच्चों यहां पर जो अपनी मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो करती हैं मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारे स्टमक से जूसेस रिलीज होने वाले हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस को बहुत अच्छे से फूड के साथ मिक्स करने का काम जो होता है वो होता है अपनी मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक का। ठीक है, डन। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज जो करता है वो करता है स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स लाइक माल्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको मत छोड़िए। ठीक है, चलिए, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं बच्चों? हमें पता है कि जब हमारी लंग्स से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होकर आता है, पहले वो हार्ट में एंटर करता है, फिर वो बॉडी पार्ट्स में जाता है, और बॉडी पार्ट से वो फिर हार्ट में जाता है डीऑक्सीजनेट होने के बाद, और फिर फाइनली वो लंग्स में जाता है। इसको हम बोलते हैं एक पूरा का पूरा सर्कुलेशन। अगर बच्चों इस पूरी सर्कुलेशन में हम ध्यान दें तो हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करता है, लेकिन बॉडी पार्ट्स में सिर्फ एक ही बार जाता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आंसर कैसे लिखा जाएगा? ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। बॉडी में एक बार गया है बॉडी पार्ट्स के पास, लेकिन हार्ट में 2 बार एंटर करता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हुए और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में वापस जाते हुए, इसलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, Why is the separation of right side and left side of the heart useful? How does it help bird and mammals? हाँ जी, यूजफुल क्यों है? हमें पता है राइट और लेफ्ट साइड में अलग अलग टाइप का ब्लड होता है। राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सेपरेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें बहुत अच्छे वाले ऐसे ब्लड की जरूरत है जिसमें ऑक्सीजन रिच हो, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन रिच ब्लड ही जो है वो हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर पाएगा। ठीक है, टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग फॉर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ठीक है, हाउ डज इट हेल्प? हमें बर्ड्स और मैमल्स को कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स बर्ड्स एंड मैमल्स हु हैव हाई एनर्जी नीड्स एंड कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ऐसा ब्लड जो है वो हमें हेल्प करता है, या ऐसा सेपरेशन जो है वो हमें हेल्प करता है बच्चों हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, क्योंकि जो बर्ड्स और जो अपने मैमल्स होते हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एज कांस्टेंट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, चाहे बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, बाहर कितनी ही सर्दी हो, बाहर कितनी ही गर्मी हो, मैमल्स को अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड दैट वी ईट। ठीक है, एक्टिविटी की हेल्प से बताना है। हमें पता है हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है, आपको क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब में 1% ऑफ स्टार्च लेना है ना? क्या एक्टिविटी थी बच्चों? 1% स्टार्च सॉल्यूशन लेना है 2 टेस्ट ट्यूब में,
और एक टेस्ट ट्यूब ए में हमें क्या करना है, थोड़ा सा सलाइवा ऐड करके 20 से 30 मिनट के लिए दोनों टेस्ट ट्यूब्स को अनडिस्टर्ब रखना है। क्या करना है बच्चों, एक्टिविटी में जहां पर एक्टिविटी पूछी जाएगी वहां पर एक्टिविटी ही लिखनी है। दोनों टेस्ट ट्यूब में 1 ml ऑफ 1% स्टार्च सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, पहली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डाल देना है थोड़ा सा सलाइवा और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं डालना है और दोनों टेस्ट ट्यूब्स को 20 से 30 मिनट्स के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। आप क्या देखेंगे बच्चों, हम ये देखेंगे अगर हम टेस्ट ट्यूब ए में डालते हैं, यहां पर क्या होगा बच्चों, देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहां पर आपको डालना है आयोडीन सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब का करना है स्टार्च टेस्ट और स्टार्च टेस्ट होता है आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से। हम क्या देखेंगे बच्चों, हमें पता है जो हमारा सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो यहां पर स्टार्च था प्रेजेंट, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों, उसको कन्वर्ट कर देगा ये माल्टोज में। तो जब हम पहली टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन डालकर स्टार्च टेस्ट करेंगे बच्चों, यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा नो ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि स्टार्च है ही नहीं। लेकिन बच्चों जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें स्टार्च एज इट इज प्रेजेंट है। जब यहां पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा डार्क ब्लू ब्लैक कलर। इस तरीके से आपको इस एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर देना है। देखिए, द कलर ऑफ आयोडीन डज नॉट चेंज इन टेस्ट ट्यूब ए एज स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर बाय एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। लेकिन द कलर ऑफ आयोडीन चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इन टेस्ट ट्यूब बी बिकॉज इट कंटेन्स ओनली स्टार्च। यहां पर जो स्टार्च था वो अभी भी स्टार्च ही है, लेकिन यहां पर जो स्टार्च लिया था वो सलाइवा ने उसको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, इसलिए यहां पर कोई भी ब्लू ब्लैक कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो ब्लू ब्लैक कलर का चेंज है वो हमें देखने के लिए मिलेगा टेस्ट ट्यूब बी में, क्योंकि उसमें है अपना स्टार्च। तो ऐसे एक्टिविटी आप एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ जी, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में बच्चों पूछा गया है व्हाई इज बाइल इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए कितनी बार आता है बच्चों, 2 मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन और 3 मार्क्स में भी आता है। बाइल जूस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, पहला इंपॉर्टेंट रोल है बाइल एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट, या फिर इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटो छोटो में तोड़ देना। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है वो रोल होता है अपने बाइल जूस का। ठीक है, और दूसरा रोल क्या होता है बच्चों, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं। इस पीएच को मेंटेन करने का काम भी अपना होता है बाइल जूस का। बाइल चेंजेस द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड टू एल्कलाइन मीडियम सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों explain the process of transport of oxygen and deoxygenated blood in the human body. Oxygen rich blood from lungs come to left atrium of the heart, ठीक है, it then contracts and then blood is transferred to left ventricle. Left ventricle in turn contracts and the blood is pumped out to the body parts except lungs. Deoxygenated blood from the body parts enters the right atrium through vena cava. On its contraction, blood enters into right ventricle. राइट वेंट्रिकल पंप्स इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चों हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ है। यह है राइट एट्रियम, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट एट्रियम, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर जो ब्लड है वो आता है अपना लंग से। यहां पर कैसा ब्लड है बच्चों, लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है हमारे हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा, पल्मोनरी वेन की हेल्प से यहां एंटर करेगा, यहां से यहां एंटर करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में। लेकिन ऐसा बॉडी पार्ट जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर नहीं करेगा वो है लंग्स। यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एंटर करता है अपना राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और बच्चों राइट वेंट्रिकल से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये होता है पैसेज ऑफ ब्लड। ये पूरी कहानी आपको यहाँ पर पॉइंट्स में एक्सप्लेन करनी है। हमें पता है जिस पार्ट में ब्लड एंटर करता है वो वेंट्रिकल या वो हार्ट का वो चैम्बर होता है रिलैक्स जिसमें ब्लड एंटर करता है, लेकिन जो चैम्बर ब्लड को पंप करता है बच्चों वो हमेशा होता है कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये वाली कहानी भी थोड़ी सी आंसर में यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखिए सीधा पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या होता है, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स A and B nearly of same size, keep them in darkness for 3 days so that उनका सारा का सारा स्टार्च यूज हो जाए, place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of potted plant A but not B। एक प्लांट के साइड में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देना है ताकि वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करे, सारी की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, cover both the plant with separate bell jar and seal the bottom of the jar with Vaseline। Vaseline से पूरा का पूरा सील कर देना है प्लांट को बेल जार रख के। Keep both the plants in sunlight for 2 hours। ठीक है, दोनों को फिर सनलाइट में रख देंगे। Pluck 1 leaf each from both the plants and test for the presence of starch with iodine solution। दोनों की लीफ को प्लक करके क्या करना है, स्टार्च सोल्यूशन में स्टार्च टेस्ट कर लेना है आयोडीन सोल्यूशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी बच्चों, ऑब्जर्वेशन रहेगी, द लीफ ऑफ द पॉटेड प्लांट ए विद KOH डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, द लीफ ऑफ द पॉटेड प्लांट बी टर्न्स ब्लू। ठीक है, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, KOH एब्जॉर्ब CO2 सो फोटोसिंथेसिस डिड नॉट अकर इन प्लांट ए। हमें पता है जिस पॉट के पास हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है वहां पर कोई भी CO2 नहीं होगी। अगर CO2 नहीं होगी बच्चों तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी स्टार्च नहीं बनेगा। अगर स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन सोल्यूशन के साथ कभी भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आने वाला है। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी बच्चों इसी पर बेस्ड है आपकी। ठीक है, और यहां पर जो बेसिक केमिकल्स होते हैं वही यूज करने हैं बच्चों। पहले लीफ को ट्रीट करना है स्टार्च टेस्ट के लिए बॉइलिंग वाटर में, फिर बॉइलिंग अल्कोहल, और लास्ट में आपको लीफ को ट्रीट करना है आयोडीन सोल्यूशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, मैंने यहां पर बिलो दिया हुआ है, in diagram atmospheric air is being passed into lime water with a syringe, while in diagram 2 air is being exhaled into lime water, the time taken for the lime to turn milky in both the test tube is different, give reason। हमें पता है जिस टेस्ट ट्यूब में या जिस लाइम वाटर में हम अपनी माउथ से एयर को एक्सहेल करते हैं वो जल्दी मिल्की हो जाता है इन कंपैरिजन टू सिरिंज वाली एयर। क्यों, सिरिंज में जो हम लोग एयर ले रहे हैं बच्चों वो है एटमॉस्फेरिक एयर, और वहां पर जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है बहुत कम। लेकिन जो एयर हम एक्सहेल आउट करते हैं बच्चों उसमें CO2 की जो परसेंटेज रहती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए वो जल्दी मिल्की हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर आंसर, इन सेटअप 1 लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन more time as compared to setup 2 because that the air we exhaled contain high percentage of CO2 as compared to atmospheric air। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, draw the diagram of an open stomatal pore and label A guard cell and B chloroplast on it, mention 2 functions performed by the stomata। देखिए ये डायग्राम बनाना है इस तरीके से और यहां पर गार्ड सेल को लेबल करना है, ये है अपने गार्ड सेल। इस तरीके से गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं बीन शेप। और बच्चों दूसरी चीज को जो लेबल करना है वो है क्लोरोप्लास्ट। हमें पता है गार्ड सेल्स के अंदर इस तरीके से बहुत सारे ग्रीन कलर की सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और यहां पर एक न्यूक्लियस भी हमें देखने के लिए मिलने वाला है इस तरीके से। तो ये हो गए हैं अपने गार्ड सेल और ये हो गए हैं बच्चों अपने क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो डायग्राम बना के आपको समझाना है। उसके बाद 2 फंक्शंस बताने हैं स्टोमेटा के। क्या फंक्शन है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। CO2 O2 का आदान प्रदान जो होता है वो स्टोमेटा की हेल्प से होता है और जितना एक्स्ट्रा पानी है वो भी वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से ही होके इवेपोरेट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं केस बेस्ड स्टडीज। देखिए जो अपनी पहली केस बेस्ड स्टडीज है वो है किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidneys. This leads to accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to death.
In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove waste products from the blood through dialysis. ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी. किडनी में जो आर्टरी आती है, जो वेस्ट लेकर आती है और ऑक्सीजन भी लेकर आती है, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी. तो वेरी सिंपल आंसर है, रीनल आर्टरी आंसर हो जाएगा. नेम द क्लस्टर द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द वोमेन्स कैप्सूल. क्या बोलते हैं बच्चों उस ग्रुप को या उस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को? उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक है. इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नेम द ऑर्गन विच स्टोर्स द यूरिन. क्या होता है बच्चों? ब्लैडर. आगे आपसे पूछा गया है, इज दिस ऑर्गन अंडर हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल. हमें पता है हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है जो हमारा ब्लैडर होता है. जब हमारी इच्छा होती है हम अपने यूरिन को क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं. तो ये हमारे न्यूरॉन्स के कंट्रोल में है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपको पता है जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें दो सी पार्ट में दो क्वेश्चंस होते हैं. आपको ऑप्शंस होती है, आपको या तो सी का फर्स्ट पार्ट करना होता है या सेकंड पार्ट करना होता है. ठीक है. लिस्ट 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड स्टेट इन ब्रीफ देयर फंक्शन. देखिए क्या है दो इंपॉर्टेंट स्टेप, फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन. फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारे ग्लोमेरुलस से जो है वो सारा का सारा ब्लड फिल्टर होकर किसमें आता है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर. और बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट. उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें यूरिया होता है, उसमें अमाइनो एसिड होते हैं, उसमें बहुत सारा पानी होता है. दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? दूसरे स्टेप का नाम है रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर जो है उनको वापस रीनल टिब्यूल के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना. बोमेंस कैप्सूल या फिर रीनल टिब्यूल में से वापस किसमें ले लेते हैं? ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स में वापस टेकअप कर लेना किस चीज को? यहां से जो अपना पीसीटी, लुपोफेनिल और डीसीटी है, यहां से वापस से ग्लूकोज, आयंस और वाटर को अंदर ले लेना. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है. और दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया बच्चों? इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. कहां होता है बच्चों? टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में. लिस्ट द फैक्टर्स विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब डिपेंड ऑन. बता चुके हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किस पे डिपेंड करता है? कितना वाटर बॉडी में वापस रीएब्सॉर्ब करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितना एक्स्ट्रा पानी है हमारी बॉडी के अंदर और कितना डिसॉल्व्ड वेस्ट है जिसको हमें बॉडी से बाहर रिमूव करना है. दो फैक्टर्स पे रीएब्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी और कितना डिसॉल्व्ड वेस्ट हमें जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव करना है. उस पर डिपेंड करता है कि रीएब्सॉर्प्शन का रेट जो है वो क्या होने वाला है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट जो अपनी केस स्टडी है वो है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. Its main function is to break down complex molecules present in the food which cannot be absorbed as such into smaller molecules. These molecules are absorbed across the walls of the tube and the absorbed food reaches each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy. पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड on which the secretion of these gland acts upon. बच्चों कौन सा एंजाइम है? ग्लैंड हमें पता है हमारे माउथ में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो होती है सलाइवरी ग्लैंड. सिक्रीशन का नाम होता है सलाइवा और वो एक्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर. ठीक है. 2 organs have a sphincter. किस किस के पास स्फिंक्टर है बच्चों? हमने पढ़ा हुआ है स्टमक एंड एनस हैव स्फिंक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड. अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट ना करें तो हमारी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो पूरी की पूरी बर्न हो जाने वाली है. हमें पता है जो इंटेस्टाइन जो म्यूकस है वो म्यूकस की जो लाइनिंग होती है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है. किससे बच्चों? एसिड से, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है. विली, अगर विली एब्सेंट होगी बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, घट जाएगा. डाइजेस्टेड फूड विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्प्शन एरिया विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है. अगेन बच्चों देखिए बाइल जूस का पूछा हुआ है क्वेश्चन. बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. क्या इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और ये मीडियम को अल्कलाइन बनाता है फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट. ठीक है. इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट केस स्टडी है बच्चों, टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट विद elongated leaves. Select a leaf and insert about 1/2 of this leaf in the test tube containing
potassium hydroxide KOH and make it airtight. Place the setup in sun for 2 hours. Take out the leaf from the test tube and dip it in boiling water for a few minutes. Put this leaf in a beaker with alcohol and boil it in the water bath. Wash the leaf with water and then dip the leaf in iodine solution for a few minutes. The portion of the leaf dipped in the KOH solution will not show any change when dipped in iodine solution. Okay, questions आपसे पूछे गए हैं बच्चों. The function of KOH taken in the test tube is to. क्या फंक्शन होता है बच्चों? KOH का फंक्शन होता है to absorb released carbon dioxide. तो आंसर बन जाएगा यहां पर B. On the basis of this activity, we may conclude that the essential factors for photosynthesis is. हाँ जी, क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस एक्टिविटी से कि CO2 is essential for photosynthesis. नेक्स्ट बच्चों, द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. इनमें से जो कौन सी इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होती है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट ये भी होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होती है. कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है फोटोसिंथेसिस में. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ये भी होती है. तो बच्चों यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर. हाँ जी, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर किसके साथ देता है? वो ब्लू ब्लैक कलर देता है अपना स्टार्च के साथ.